नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर फिर हाजिर हैं अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक सामान्य परिचय देख लेंगे और उसके बाद में अभी तक जो भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक है सामान्य परिचय, फिर है संविधान की शक्ति का जो स्रोत है, फिर प्रस्तावना का जो स्वरूप है और उसके उद्देश्य है। तो इन 4 भागों में हम बांट करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य परिचय के रूप में तो जो प्रस्तावना है वो कहाँ से आया है, तो उसके बारे में क्या उल्लेख हुआ है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था। वही आगे चलकर संविधान की सभा के द्वारा इसे जो है प्रस्तावना मान लिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि उद्देशिका प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया था। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि हम भारत के लोग, ये जो भाषा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो भाषा है कहाँ से लिया गया है? तो इसका जवाब होता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात की जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से, यानी हम भारत के लोग जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जबकि प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना भी होनी चाहिए, तो वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। तो प्रस्तावना में मुख्य रूप से क्या लिखा हुआ? हम भारत के लोग ... कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं। यानी कि जो संविधान हुआ था वो लागू कब किया गया था? यानी अंतिम बैठक जब हुई थी, क्या कहते हैं कि अधिकतम भाग 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तीसरी बात आती है कि प्रस्तावना को लेकर जो प्रमुख विवाद रहे हैं, एक है बेरुबारीवाद और दूसरा है केशानंद भारतीवाद। बेरुबारीवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। तो जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो उसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन 1973 में केशानंद भारतीवाद में कहा गया कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। किस वाद में माना गया? तो केशानंद भारतीवाद में माना गया। अब अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसका मतलब ये हुआ कि संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है। लेकिन इन्होंने इसके साथ ही में एक बात ये बताई कि संशोधन जो है उस हद तक किया जाएगा कि जिस हद तक जो प्रस्तावना का मूल स्वरूप है या मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन न हो। इस परिवर्तन का डिसाइड कौन करेगा, मतलब परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तय किया जाएगा। और इन्हीं की इस बात को ध्यान में रखते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवाद, फिर पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार ही संशोधन किया जा गया है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन सा? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया।
अगला देखते हैं कि प्रस्तावना को के बारे में कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उसको हम लोग देखते हैं। देखते N.A. पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है, तो परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकी वाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है तथा प्रारूप समिति के सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे क्या कहा है, प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार। किसे, प्रस्तावना को किसने, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। भारतीय संविधान की आत्मा अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, तो वो प्रस्तावना को ही कहा जाता है। लेकिन अगर इसी में B.R. अम्बेडकर लग जाए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना जाएगा। यानी भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि अगर भीमराव अंबेडकर शब्द नहीं लगा है तो हम भारतीय संविधान की उद्देशिका को, प्रस्ताव को भारतीय संविधान की आत्मा कहेंगे। अब देखते हैं कि संविधान की शक्ति के शब्द, संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है। तो संविधान को शक्ति जो है वो भारत के लोगों यानी भारत की जनता के द्वारा प्राप्त होती है। यानी अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से, है ना, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भारत में संविधान है। भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संविधान है और उस संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है, तो जनता प्रदान करती है। भारत की जनता के द्वारा संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। अगर देखें कि जो उद्देशिका पेश किया गया था उसका स्वरूप कैसा होगा, यानी प्रस्तावना इसलिए पेश किया गया कि जो हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं, है ना, उसका जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा। तो स्वरूप के लिए क्या है, प्रारंभ में कितने पॉइंट थे, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था और लोकतंत्रात्मक था और गणराज्य या गणतंत्र था। ये 2 पॉइंट कब जोड़े गए हैं, तो ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए थे। एक पॉइंट यहाँ पे ये अखंडता भी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। यानी प्रारंभ में मूल संविधान में केवल 3 पॉइंट ही थे, यानी स्वरूप के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लेकिन वर्तमान में कब कितने हैं, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य या गणतंत्र। अगर हम इनके बारे में चर्चा करें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि भारत जो है अपने बारे में स्वयं निर्णय ले सकता है। यहाँ पे किसी भी देश के ऊपर, देश का भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। भारत की सीमा में अगर किसी को एंट्री लेनी है तो भारत की स्वीकार्यता होनी चाहिए। भारत के बिना परमिशन के कोई भी बाहरी शक्ति भारत के अंदर इंटर नहीं कर सकती। यही होता है एक संप्रभु, यानी भारत किसी के भी दबाव में आकर के स्वयं निर्णय नहीं लेता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि भारत जो है अमेरिका के बिना दबाव में आए हुए रूस से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है ढेर सारे जो क्रूड ऑयल है उनका आयात कर रहा है बिना अमेरिका के दबाव में आए हुए। अगर ये अमेरिका के दबाव में आया होता तो यहाँ पे कहा जा सकता था कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं संप्रभुता की कमी है। लेकिन भारत बिना दबाव के, किसी भी देश के दबाव के, ऐसे क्रूड ऑयल्स के अलावा भी ऐसे कई निर्णय भारत जो है आज ले रहा है और जब से आज़ाद हुआ है तब से ही ले रहा है। तो यही है एक भारत के संप्रभु राष्ट्र होने का जो महत्वपूर्ण अगर उदाहरण देखा जाए तो ये सबसे बड़ा समझाने के लिए बेहतर उदाहरण है। और हम देखते हैं कि समाजवादी दूसरा शब्द है क्या, समाजवाद, यानी समाजवादी। तो समाजवाद का क्या मतलब होता है कि समाज में रहने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास धन का एकत्रीकरण हो जाता है और कुछ ऐसे होते हैं कि वो गरीब ही रह जाते हैं। तो सरकार यह प्रयास करेगी कि जो भी संसाधन है उनका जो है भारत के अंदर रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से वितरित किया जाएगा। यही है समाजवाद। जबकि यूरोप में जो है जो समाजवाद था वो भारतीय समाजवाद से एकदम अलग वहाँ पे था। वहाँ पे क्या था कि जो एक उच्च आय वर्ग का व्यक्ति था और जो एक निम्न आय वर्ग के व्यक्ति थे, दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति को दिखाया गया। जबकि भारत में जो है
ये समान रूप से जो भौतिक संसाधन उनके वितरण के रूप में दर्शाया गया है। तो ये है समाजवादी। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारत किसी भी एक निश्चित धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? अब्राहम लिंकन के अनुसार जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो ये हो गया लोकतंत्र की परिभाषा। गणराज्य या गणतंत्र क्या होता है? यानी भारत में राजशाही तंत्र नहीं होगा, इसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। अगर हम देखें उद्देश्य में, तो उद्देश्य में पहला पॉइंट है न्याय। तो ये किस प्रकार के न्याय की बात करते हैं? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा करते हैं। जबकि धार्मिक न्याय के बारे में प्रस्तावना में नहीं कहा गया है। धार्मिक न्याय के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया है? तो जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक न्याय के संबंधित प्रावधान किया गया, लेकिन प्रस्तावना में धार्मिक न्याय संबंधी बात नहीं कही गई। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता क्या क्या मतलब है? स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्रता ऐसा उदाहरण है कि जिसका उपयोग करके व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो इससे संबंधित क्या होता है? स्वतंत्रता कहलाती है। यानी किसी भी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। समता का क्या मतलब है? कि भारत में या भारतीय सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा ऐसा कोई जो है कार्य नहीं किया जाएगा जो समता में या लोगों के अंदर जो समानता वाली भावना है उसमें कोई जो है विद्रूपता उत्पन्न हो। सबको समान भाव से, समान आचरण से देखा जाएगा भारत सरकार या भारतीय संविधान की नज़र में। व्यक्ति की गरिमा से संबंधित बात आर्टिकल 21 में की गई है। अनुच्छेद 21 जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की गरिमा से संबंधित कई प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, यानी भारत सरकार जो है ऐसे कोई काम नहीं करेगी जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता में कोई दुष्प्रभाव पड़े। बंधुता, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा कि जो अपने यहाँ जो भी जितने भी संप्रदाय के लोग हैं वो आपस में लड़े झगड़े, यानी उनके अंदर एक बंधुता और सौहार्द की स्थिति बनी रहेगी, ऐसे ही कार्य किए जाएंगे। तो ये हो गया प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना से संबंधित जो कुछ प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखते हैं इसके साथ आज हमने ऑप्शन को नहीं लिया है, क्योंकि ऑप्शन लिखने में कम क्वेश्चन कवर होते हैं, इसलिए हमने वन लाइनर फॉर्म में लिख दिया है, जिसके आंसर हम लिख देंगे। आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना करके इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखते हैं संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो संविधान में भारत के लिए दो नाम का उल्लेख किया गया है, भारत तथा इंडिया। तो संविधान में राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से किया गया, कौन कौन सा? भारत तथा इंडिया। कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? अभी हमने बोला था कि न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई, लेकिन धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो कौन सा भाग है? वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द और जोड़े गए थे जिसकी चर्चा हमने की थी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद के साथ साथ पंथ निरपेक्ष और अखंडता भी जोड़ा गया था। अगर हम आते हैं चौथे प्रश्न के में, तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ? भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में राजतंत्र का शासन नहीं है। पांचवें प्रश्न अगर हम देखें, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वो है प्रस्तावना। लेकिन अगर भीमराव अम्बेडकर लग गया तो उसे अनुच्छेद 32 कहा जाएगा, यानी मूल अधिकार के अंतर्गत जो भी लिखा गया है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज
किसने कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। प्रश्न नंबर 7 में अगर हम देखें, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारतीवाद में। कब? तो 1973 में। अगर 8वां प्रश्न देखें तो भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो वो है जनता, भारत की जनता। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। किसने कहा था? भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। तो एक थे केसी व्हीयर ने कहा था कि भारत जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो इस प्रकार आज हमने संविधान की प्रस्तावना से संबंधित टॉपिक को कवर किया। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उसको लाइक शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।